नमस्कार। संविधान की इस खास सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप यश और आज हम बात करेंगे 2011 और उसके बाद के दौर की। इस दौर में तवज्जो थी सोशल सेक्टर, भ्रष्टाचार उन्मूलन और रियल एस्टेट सेक्टर रिफॉर्म्स पर। इस एपिसोड को हमने 2 भागों में बांटा है, तो चलिए शुरू करते हैं आज पार्ट 1। आर्टिकल 15 सरकार को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। इसके अलावा आर्टिकल 39 सरकार को यह निर्देश देता है कि वो अपनी नीतियां इस तरह से बनाए जिससे बच्चों की सुरक्षा, उनका बचपन और युवाओं को शोषण से बचाया जा सके, उन्हें स्वस्थ और गरिमामय तरीके से विकसित होने की सुविधाएं मिलें। बच्चों के अधिकार पर 11 दिसंबर 1992 में हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, जिसको भारत ने भी अनुमोदित किया था, ये माना गया कि बच्चों का शोषण और उत्पीड़न रोकने के लिए सभी उचित उपाय करने की जरूरत है। इसमें गैर कानूनी यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए बच्चों को प्रेरित या जबरदस्ती करना, वेश्यावृत्ति या अन्य गैर कानूनी यौन प्रथाओं में बच्चों को शामिल करना, पोर्नोग्राफिक सामग्रियों में बच्चों को प्रदर्शित करना। जानकारों की माने तो प्रचलित कानून बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने में कामयाब साबित नहीं हो रहे थे। यानी बड़ी संख्या में ऐसे अपराध थे जिनका इन कानूनों में पर्याप्त प्रावधान नहीं था। यह भी था कि एक पीड़ित के साथ साथ एक गवाह के रूप में भी बच्चे के हितों की रक्षा की जाने की जरूरत थी। जाहिर है ये सभी कंसर्न्स एक नया और व्यापक कानून ही पूरी करता, जुडिशियल प्रोसेस की मदद करता, रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस और स्पेशल कोर्ट्स बनाने में मदद करता, जिससे जल्द न्याय हो सके। और इस तरह इन सभी खासियतों को समेटे हुए पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 उसी बरस 14 नवंबर से वजूद में आया। इस एक्ट में 18 बरस से कम उम्र वालों को बाल कैटेगरी में रखा गया है। बच्चों के साथ सेक्सुअल इंटरकॉर्स, यौन शोषण, पोर्नोग्राफी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। अगर यौन शोषण करने वाला सैनिक या सरकारी अधिकारी है तो यह संगीन अपराध माना जाएगा। नाबालिग को शारीरिक बदलाव की मंशा से हार्मोन्स के इंजेक्शन देना अपराध है। इस एक्ट में आरोपी को 10 बरस जेल और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। बाल पोर्नोग्राफिक मटेरियल रखने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इस एक्ट के मुताबिक किसी केस के स्पेशल कोर्ट में आने के 30 दिनों के अंदर क्राइम के सबूत इकट्ठे किए जाने चाहिए और स्पेशल कोर्ट को ज्यादा से ज्यादा 1 बरस के अंदर ट्रायल पूरा कर लेना चाहिए। अप्रैल 2018 में केंद्र सरकार ने पॉक्सो में एक अहम बदलाव किया, जिसके तहत 12 बरस से कम उम्र की बच्चियों से रेप करने पर मौत की सजा का प्रावधान कर दिया गया। इस एक्ट में 2 अहम सेक्शन हैं। सेक्शन 39, जिसके तहत राज्य सरकारों को ऐसे दिशा निर्देश बनाने चाहिए जो बच्चों के मुकदमों से जुड़े एनजीओज, पेशेवरों और विशेषज्ञों के काम आए। सेक्शन 44 एनसीपीआर और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी की शक्तियां देता है। Nirbhaya case was actually it shook the country. The thing was, under the old law, a juvenile was described as a person below the age of 18, right? But there have been a lot of cases of young people who are not 18, you see, getting into heinous crime, committing heinous crime. So there has been a complete rethink on that, and I think that's the reason why it has been reduced to 16 years. Given the age in which we live, I will go along with that. I think that needs to be done, because I don't think a 16-year-old or 17-year-old who commits murder, rape and things like that should just get away. और हाँ, इस अधिनियम के मार्फत पहली बार पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया गया है।
हमारा प्रियम्बल इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात करता है, यानी कि स्त्री और पुरुष को देश में समान अधिकार हैं और ये भावना आर्टिकल 14, 15 और 21 में निहित है। 1979 में यूनाइटेड नेशंस ने भी एक प्रस्ताव पारित किया था जिसके तहत महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव को मिटाने की बात सारे देशों से की गई थी। भारत ने भी इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। तो 2013 में भारत में इस दिशा में ठोस कदम उठाए गए और पॉश एक्ट लाया गया। आज भारत में सभी ऑफिसेस की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ कार्यरत सभी महिलाओं को कामकाज का एक सुरक्षित माहौल दें। वैसे किस घटना ने यह तय किया कि बस अब कानून बनना ही चाहिए? 1992 में राजस्थान सरकार ने एक सामाजिक कार्यकर्ता भवरी देवी को बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने का काम सौंपा। अपने काम के दौरान उन्होंने 1 बरस की बच्ची की शादी को रोका। नतीजतन उनके खिलाफ उस समुदाय में खासी नाराजगी फैल गई। उन्हें धमकियां दी गईं। उन्होंने इसकी शिकायत लोकल अथॉरिटीज से की, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये एक बड़ी गलती थी। आने वाले दिनों में उन्हें सामूहिक बलात्कार जैसे पीड़ादायक अनुभव से गुजरना पड़ा। भवरी देवी मामले ने देश का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर खींचा, जिससे देश भर की लाखों कामकाजी महिलाएं हर रोज गुजरती हैं। और फिर इसी केस को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान और केंद्र सरकार के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई और यह अपील की गई कि यौन उत्पीड़न को महिलाओं के समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाए। इन अधिकारों को बनाए रखने के लिए सभी कार्यस्थलों, प्रतिष्ठानों और संस्थानों को जवाबदेह बनाया जाए। तो इस तरह विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 के ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी रूप से बाध्यकारी दिशा निर्देशों यानी लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस दी। इनमें यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया, व्यक्ति की जगह संस्थानों को जवाबदेह बनाया गया, रोकथाम को प्राथमिकता दी गई, समस्या निवारण तंत्र का प्रावधान बनाया गया। इन गाइडलाइंस के मुताबिक यौन उत्पीड़न की परिभाषा कुछ ऐसी है: कोई भी अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक यौन आचरण, महिलाओं के बारे में यौन रूप से विचार उत्तेजनक टिप्पणी, यौन संबंध बनाने की मांग, कार्यस्थल में यौन रूप से आक्रामक दृश्य लगाना शामिल है। कानून के मुताबिक शिकायत समिति के रूप में एक ऐसा निवारण तंत्र बनाया जाए जो ऑफिसेज में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों पर ध्यान दे। शिकायत समितियों की अध्यक्षता एक महिला करे, जिसकी कम से कम आधी सदस्य महिला हो। साथ ही शिकायतकर्ता पर किसी भी अनुचित दबाव को रोकने के लिए किसी तीसरे पक्ष के व्यक्ति, एनजीओ या विशेषज्ञ की भागीदारी हो। यह कानून, जिसे विशाखा गाइडलाइंस कहा जाता है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी प्रकार के रोजगार पर लागू होता है और कहीं अगर स्थिति स्पष्ट न हो तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों का सहारा लिया जा सकता है। यह अधिनियम महिलाओं को अन्य कानून से इतर सिविल रेमेडीज के विकल्प देता है जो वर्तमान में लागू हैं। इस कानून के तहत संगठन या संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति में शिकायत करनी चाहिए। हर संगठन जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें आंतरिक शिकायत समिति बनानी होगी। आंतरिक शिकायत समिति ना हो तो स्थानीय शिकायत समिति में शिकायत दर्ज होगी। शिकायत करते समय घटना घटे 3 महीने से ज्यादा समय ना बीता हो। शिकायत समिति समय सीमा बढ़ा भी सकती है। शिकायत लिखित रूप में दी जानी चाहिए। समिति लिखित शिकायत देने में पीड़ित की मदद कर सकती है। पीड़ित के रिश्तेदार या मित्र, उसके सह कार्यकर्ता भी सहमति के बाद शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पीड़ित की मौत होने पर कोई भी व्यक्ति जिसे घटना के बारे में पता हो, पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारी की सहमति से शिकायत कर सकता है। शिकायत दर्ज कराने के बाद यदि पीड़ित महिला चाहती है तो मामले को कंसिलिएशन यानी समाधान की प्रक्रिया से भी सुलझाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में दोनों पक्ष समझौते पर आने की कोशिश करते हैं, पर ऐसे किसी भी समझौते में पैसे के भुगतान से समझौता नहीं किया जा सकता है। यदि महिला समाधान नहीं चाहती है तो जांच की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसे आंतरिक शिकायत समिति को 90 दिनों में पूरा करना होगा।
आज़ादी के बाद से ही लोकपाल जैसी संस्था की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी, जो कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में बैठे उच्च पदों पर हो रहे भ्रष्टाचार पर नकेल लगा सके। 1966 में संथानम समिति की रिपोर्ट आई, जिसमें एक बार फिर से लोकपाल संस्था की ज़मीन तैयार करने की बात की गई थी। उसी बरस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसने केंद्र में लोकपाल के स्थापना की बात की। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 का लंबा इतिहास रहा है। इस कानून को लागू करने में लगभग 45 बरस लगे। लोकपाल की संस्था पर पहले चिंतन किया गया 1960 के दशक में। इसका उद्देश्य था पब्लिक इंस्टीट्यूशन से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहला लोकपाल विधेयक 1969 में चौथी लोकसभा में पारित भी हुआ, पर राज्यसभा में रिजेक्ट हो गया था। इस विधेयक को फिर 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998 और 2001 में एक बार और सन 2011 में 2 बार पेश किया गया था। लगातार होते स्थगन को देखते हुए सिविल सोसाइटी ने 2011 में इसे लागू करने के लिए एक अभियान शुरू किया था और जन लोकपाल बिल के नाम से अपना बिल भी लाई थी। लोकपाल की मूवमेंट को जारी रखना पड़ेगा, बहुत लंबा जाना पड़ेगा। दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति ने 1 जनवरी 2014 को सहमति दे दी और इस तरह ये 2014 में पास हुआ पहला अधिनियम बन गया। इसके अंतर्गत केंद्र में लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्था का गठन करना होगा। लोकपाल संस्था में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होंगे। संस्था में 50% सदस्य न्यायिक क्षेत्र से होंगे और दूसरे 50% सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिला वर्ग से होंगे। संस्था के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन एक चयन समिति करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के प्रधान न्यायाधीश या उनके द्वारा मनोनीत न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत प्रख्यात न्यायविद होंगे। और हाँ, 3 अप्रैल 1963 को जिस भ्रष्टाचार से निपटने और लोक शिकायतों के निवारण के लिए एक संसदीय आयोग की स्थापना की वकालत मशहूर ज्यूरिस्ट स्वर्गीय डॉक्टर LM सिंघवी ने की थी, वो 2013 में जाकर परवान चढ़ी। पर जानकार इसे संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ सिर्फ एक शुरुआत भर मानते हैं। वो बिल लेकर नहीं आई। इस बार जब हमने दोनों बैठकों में कहा कि ये बिल आना चाहिए, तो सरकार पर दबाव बना और कल वो बिल राज्यसभा में लेकर के आए। करप्शन या भ्रष्टाचार एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जिसका शिकार अक्सर आम जन होते हैं। इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो सच्चाई के इन सिपाहियों की जानें तक गई हैं। तो सवाल ये था कि सरकारी तंत्र और PSUs में बैठे भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, उसको पोसते अफसरों पर कैसे अंकुश लगाया जाए और विसिल ब्लोअर्स को कैसे कानूनी कवच प्रदान किया जाए। लॉ कमीशन ने अपनी 179वीं रिपोर्ट में इस मुद्दे पर एक खास कानून बनाने की वकालत की थी। उसे नाम भी दिया था द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स बिल 2002। इसका मकसद पब्लिक सर्वेंट्स द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जानकारी देने वालों को प्रोत्साहन और संरक्षण देना था। दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने अपनी रिपोर्ट एथिक्स इन गवर्नेंस में विसिल ब्लोअर को प्रोटेक्शन देने के लिए एक कानून बनाने की सिफारिश की थी। 21 अप्रैल 2004 को भारत सरकार ने विसिल ब्लोअर्स से लिखित शिकायतें लेने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को अधिकृत किया। सरकार का लक्ष्य शिकायतकर्ताओं को उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना और उनकी पहचान छिपाना था। ये महसूस किया गया कि जो लोग ऐसे भ्रष्ट लोक सेवक जो सरकार का आर्थिक नुकसान करते हैं, उनकी जानकारी देते हैं, उनको वैधानिक संरक्षण की जरूरत होती है। इसलिए एक ऐसा कानून बनाने का निर्णय ले लिया गया। दिसंबर 2011 में लोकसभा में और फरवरी 2014 को राज्यसभा में इसे पारित कर दिया गया। Under the Act, any public servant or any person
can lodge a complaint. The identity of the complainant, need not be disclosed. Then there are various other protections given to him or her so that we can have information about some wrongdoing in a public office. I think this is a very important law to deal with the issue of corruption. विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 की खास बातें। भ्रष्टाचार की झूठी शिकायत करने पर कार्रवाई और सजा का प्रावधान। अधिनियम के तहत न्यायपालिका और एसपीजी को छूट प्राप्त है। पद के दुरुपयोग को भी भ्रष्टाचार के दायरे में लाया गया। साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत 5 बरस तक पुराने मामलों में ही शिकायत दर्ज होगी। हमारे देश में एक ऐसा तबका रहा है जो टैक्स इवेड करते हुए देश का पैसा देश के बाहर भेजता रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बढ़ता हुआ काला धन देश में चिंता का विषय रहा है। इसके 3 बुनियादी असर होते हैं। पहला राष्ट्रीय सुरक्षा पर, दूसरा ईमानदार करदाताओं पर और तीसरा उन आर्थिक संसाधनों पर जो देश के विकास में काम आते हैं। तो सन 2015 में ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट लाया गया। ये कदम मौजूदा कानून की लिमिटेशंस को देखते हुए उठाया गया था। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी। दूसरी ओर इसका समाधान ढूंढने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा रही है और भारत की इसमें अहम भूमिका है। फिलहाल इस अधिनियम के तहत भारत में रहने वाले और अघोषित विदेशी आय और संपत्ति रखने वाले सभी नागरिक आते हैं। इस कानून के तहत कोई भी नागरिक विदेश में गैर कानूनी तरीके से रखी गई संपत्ति की घोषणा कर सकता है। और अब देखते हैं इस एक्ट की कुछ खास बातें। इस एक्ट को संसद के 2015 के बजट सत्र में पारित किया गया। इसके तहत तय समय सीमा के भीतर अघोषित संपत्ति और आय पर 30% टैक्स देना होगा। ऐसा ना करने पर 90% तक जुर्माना देना होगा। नियम के उल्लंघन पर जुर्माना और 3 से 10 बरस तक की सजा का प्रावधान है। आय का खुलासा करने के लिए एक ही मौका देने का प्रावधान है। ये मौका भी कंप्लायंस विंडो के तहत दिया जाएगा और देश के बाहर अर्जित आय पर भी टैक्स देना होगा। केवल इनकम टैक्स एक्ट के तहत ही हम एक चैप्टर बना लेते हैं। इस अधिनियम के तहत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में भी संशोधन करके इसमें टैक्स चोरी के अपराध को शामिल किया गया है। साथ ही प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति को नोटिस भी जारी की जाएगी और सभी स्तरों पर कानूनी मदद लेने का अधिकार भी दिया जाएगा, जिसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा रही है। Those who miss the opportunity will have a penal provision and a prosecution. That's in a nutshell is the bill. You see, this issue of black money has been there ever since independence. There are various estimates as to how much of black money is in circulation. Lot of efforts have been made to deal with it, to tackle this problem. So I think this is a very major legislative effort by Parliament. फर्ज करिए कि आप किसी की मदद करना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि वो मदद सही हाथों में पहुंचे। आप क्या करेंगे? आप ट्रस्टेड सोर्सेज की तरफ जाएंगे, रिलायबल डेटा की तरफ जाएंगे। यही चुनौती सरकार के सामने आई जब वेलफेयर स्कीम्स की डिलीवरी की बात हुई। जान लीजिए कि लाभार्थियों का जो तबका था इसमें, यह वो तबका था जिसको मदद की सख्त दरकार थी। तो फिर कहानी कैसे आगे बढ़ी? आधार का विचार कारगिल युद्ध के बाद आया था, जब सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों को पहचान पत्र जारी करने के प्रस्ताव के साथ एक रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सौंपी गई थी। एल.के. आडवाणी के नेतृत्व में बने मंत्रियों के एक समूह ने इसकी सिफारिशें मान ली थीं। बाद में विदेश मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया था कि क्यों ना एक राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी किया जाए और इस तरह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI की स्थापना 28 जनवरी 2009 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा हुई थी। इसका मकसद नीतियां बनाना और सरकार की यूनिक आइडेंटिफिकेशन स्कीम को लागू करना था।
जिसके द्वारा देश के नागरिकों को यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जा सके और ये नंबर्स सर्टिफाई होने के बाद पहचान का प्रमाण बनते, जिससे लाभार्थियों को लाभ, सब्सिडी और सेवाएं वगैरह ट्रांसफर की जा सकती। फिर समय के साथ आधार संख्या का उपयोग भी बढ़ता गया और फिर ऐसी सूचनाओं की सुरक्षा की चुनौती भी आ खड़ी हुई। तो तय हुआ कि क्यों ना इस पूरी प्रक्रिया को वैधानिक जामा पहनाया जाए और आज 12 अंकों की विशिष्ट संख्या वाला आधार आम आदमी की पहचान है। और हाँ, भारतीय डाक द्वारा प्राप्त और UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई-आधार भी समान रूप से मान्य है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है आधार निशुल्क बनवा सकता है। आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आईडी प्रणाली है। एक खास बात, आधार पहचान तो देता है लेकिन भारत में निवास के लिए कोई अधिकार नहीं देता। आधार एक्ट से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। इस एक्ट को सरकार ने 16 मार्च 2016 को मंजूरी दी थी। इस एक्ट को मनी बिल के रूप में पेश किया गया था। इस एक्ट को गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी बताया गया था। महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग और श्रमिकों पर विशेष बल दिया गया है। इस पर आने वाला खर्च कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सेवा, सुविधा या सब्सिडी के लिए आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्ट में UIDAI की स्थापना और नियुक्तियों का भी प्रावधान है। We are such a diverse nation. I think somewhere we need to get a proper count of all those who live in this geography called India. I think that's very important. Once you have that information, what you do with it is another thing. For example, all government subsidies, almost 25-30% of the people are still below the poverty line, and the government wants to transfer subsidies, benefits through bank accounts. This Aadhaar scheme is not a standalone. Alongside that, we got the Jan Dhan Yojana. सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था और केंद्र से जल्द डेटा सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानून लाने को कहा था और ये भी कहा था कि बैंक खाता खोलने और मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। स्कूलों में दाखिले के लिए आधार अनिवार्य नहीं। कोर्ट ने आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य बनाया। निजी कंपनियां आधार जबरदस्ती नहीं मांग सकती। उसने ये भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर डेटा साझा नहीं किया जाएगा और आधार एक विशिष्ट पहचान है। हाल के वर्षों में रियल एस्टेट क्षेत्र का बड़ी तेजी से विकास हुआ है, पर इसकी दिशा और दशा दोनों ही अनियंत्रित रही हैं और इसका खामियाजा भुगता है आम आदमी ने, जिसके अपनी छत के सपने अधूरे ही रह गए। हालांकि उपभोक्ता संरक्षण कानून हैं, मगर प्रभावी नहीं हैं और न ही इन्हें निवारक कहा जा सकता था। इसका नुकसान रियल एस्टेट सेक्टर ने भी भुगता। फिर तमाम समस्याओं से जूझते इस सेक्टर को पटरी पर लाने के लिए रेरा यानी द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 लाया गया। इसका मकसद आवंटियों के प्रति बिल्डर्स की जवाबदेही सुनिश्चित करना था, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, धोखाधड़ी और देरी को कम करना था, व्यावसायिकता बढ़ाना और मानक बनाना था, प्रमोटर्स और आवंटियों के बीच समन्वय स्थापित करना था, प्रमोटर और आवंटियों को जिम्मेदार बनाना था, अनुबंधों को लागू करने के लिए नियामक निरीक्षण तंत्र बनाना था, फास्ट ट्रैक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करना था और सुशासन को बढ़ावा दे निवेशकों में विश्वास पैदा करना था। Permission I raise to move that the bill to establish the Real Estate Regulatory Authority for regulation promotion of the real estate sector and to ensure sale of plot, apartment or building। तो इस तरह रियल एस्टेट विधेयक को राज्यसभा में 10 मार्च 2016 को और लोकसभा में 15 मार्च 2016 को पारित किया गया। इसके तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट्स द्वारा विवादों का 60 दिन के भीतर समाधान, ग्राहकों से ली गई 70% धनराशि को अलग बैंक में रखने और उसका केवल निर्माण कार्यों में प्रयोग का प्रावधान और प्राधिकरण के आदेश की अवहेलना पर बिल्डर्स के लिए
3 बरस की सजा और जुर्माने का प्रावधान तथा रियल एस्टेट एजेंट्स और उपभोक्ताओं के लिए 1 बरस की सजा का प्रावधान है। यह कानून सारे देश में लागू है। तो ये रहा हमारा आज का एपिसोड। इस दौर में बाकी दशकों की तुलना में कहीं ज्यादा कानून बने, कहीं ज्यादा संशोधन हुए। हमारा अगला एपिसोड 8वां और आखिरी एपिसोड होगा। तब तक के लिए हमें पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।